नेक्स्ट सिस्टम अब बात करते हैं साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन की अगर हम बात करें तो देखो दो रिक्वायरमेंट्स जो हमारी जीए की है, प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो तो हमें साइक्लिक कंपाउंड में मिल ही जाएगा, क्योंकि याद करो हमने डिस्कस किया है रिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ सिस्टम दैट इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। बस सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए हमें कंडीशन चेक करना होगा, और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों सेलेक्टेड एटम्स जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए, या कहा जाए कि द सेलेक्टेड एटम्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम एंड द टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो साइक्लो एल्केन में जीए की कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखो साइक्लो एल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंसेप्चुअली समझने के लिए पहले आपको साइक्लो एल्केन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के बारे में समझना होगा, तो वो मैं डिस्कस करता हूं, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देना। देखो ये अगर हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें अगर हम इस कंपाउंड की ज्योमेट्री की बात करें, आप ध्यान देना, देखो इसलिए आपको इस ज्योमेट्री को समझना जरूरी है क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम, और यूनिट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसे चेक करने के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक तो सिस्टम के अबाउट आप यूनिट्स का कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, दैट शुड बी डिफरेंट इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या मैंने आपसे कहा एरियल डिस्टेंस कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स के बीच में एरियल डिस्टेंस को आप कंपेयर करके भी ये चेक कर सकते हैं कि गिवन अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट और नॉट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो उसे समझने के लिए आपको ज्योमेट्री का आइडिया होना जरूरी है। जैसे आप देखो, मान लो अगर हमें कहा जाए द यूनिट ए एंड इट्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिट एक्स एंड इट्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिट वाई, क्या लगता है आपको अगर मैं ए की एरियल डिस्टेंस को एक्स और वाई से चेक करता हूं तो ये एरियल डिस्टेंस एक्स ए और ये एरियल डिस्टेंस वाई ए, क्या लगता है आपको सेम होगी या डिफरेंट होगी? अब कई बार स्टूडेंट का आंसर इसमें होता है कि डिफरेंट होगी, क्योंकि बोर्ड पर या कॉपी में अगर आप स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एरियल डिस्टेंस अगर L1 है और ये एरियल डिस्टेंस अगर L2 है तो L1 एंड L2 शुड बी डिफरेंट, ऐसा लगता है, बट एक्चुअल में द एरियल डिस्टेंसेस XA if it is L1 and YA if it is L2, these are same, और वो आपको तभी क्लियर होगा जब आपको कंपाउंड की ज्योमेट्री का आइडिया होगा। चलिए समझते हैं इसको। क्या बता सकते हैं C1 एंड C2 कार्बन एटम्स, इनके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो इन कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ में ये कार्बन sp2 है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ में ये कार्बन भी sp2 है। C3, C4 एंड C5 कार्बन एटम्स की अगर बात की जाए तो दीज आर sp3 कार्बन एटम्स। तो आप ध्यान देना, ये दोनों कार्बन हमारे पास sp2 है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया है sp2 कार्बन हैज 3 sp2 hybridized orbitals which are involved in formation of 3 sigma bonds। इस कार्बन के पास 3 sp2 hybridized orbitals होंगे जो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन का काम करेंगे, वन विद A, वन विद C5 एंड वन विद C2, और इसके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, राइट? एंड सेम विद C2 कार्बन, it is also sp2, so its 3 sp2 hybridized orbitals will be involved in formation of 3 sigma bonds, one with C1, one with C3 and one with B, and its unhybridized p orbital will collaterally overlap with unhybridized p orbital of C1। ऐसे ही होगा ना, C1 और C2 के जो p orbitals जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे वो आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। ये कंडीशन हमने इथीन मॉलिक्यूल में भी इस तरह से केस डिस्कस किया है। तो अब आप ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में अगर मैं रिंग के 5 कार्बन एटम्स की बात करूं तो ध्यान देना, रिंग के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स को हम एक एवरेज प्लेन में कंसीडर करते हैं। ध्यान देना, एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग, like these 5 carbon atoms which are involved in formation of ring are considered to be lying in an average plane।
जो रिंग के एटम्स है उसको तो हम एक एवरेज प्लेन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो रिंग है वो तो प्लेनर है, बस हमें ये देखना है कि इन एटम्स पर ये जो यूनिट्स प्रेजेंट है, लाइक यूनिट ए ऑन C1, यूनिट बी ऑन C2, यूनिट एक्स एंड वाई ऑन C4, ये जो रिंग के कार्बन एटम्स पर यूनिट्स प्रेजेंट है, बस हमें ये देखना होता है कि जो रिंग के 5 कार्बन एटम्स जिन्हें हम एक एवरेज प्लेन में कंसिडर कर रहे हैं, उस प्लेन के रिस्पेक्ट में इन यूनिट्स का ओरिएंटेशन कैसा है। जो यूनिट्स ए बी एक्स वाई की मैं बात कर रहा हूं, हमें देखना है कि रिंग के प्लेन के रिस्पेक्ट में इन यूनिट्स का ओरिएंटेशन कैसा है। 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। देखो, इफ दिस इज द रिंग, सपोज द 5 कार्बन एटम्स ऑफ रिंग आर लाइंग इन दिस प्लेन। बात समझना, अगर हम ऐसा मान लें कि रिंग के जो 5 कार्बन एटम्स है वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो अब रिंग के कार्बन एटम्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट हैं, एक्स वाई ए बी, इन यूनिट्स के अगर मैं इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन की बात करूं तो 3 केसेस हो सकते हैं। देखो, एक केस तो ये हो सकता है द यूनिट प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम ऑफ रिंग मे बी एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन ऑफ द रिंग। हो सकता है कि वो यूनिट भी रिंग के प्लेन के साथ सेम प्लेन में प्रेजेंट हो। या सेकंड केस हो सकता है अबव द प्लेन ऑफ रिंग। या थर्ड केस हो सकता है बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप बात समझना, अगर आपके कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो रिंग के 5 कार्बन एटम्स हैं वो तो कॉपी के प्लेन में। अब अगर मैं इन यूनिट्स की बात कर रहा हूं एक्स वाई ए बी की, तो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो इन यूनिट्स में से कोई यूनिट कॉपी के प्लेन में हो सकती है, या अबव द प्लेन हो सकती है, या फिर बिलो द प्लेन हो सकती है। और अगर मैं बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करूं, देखो 2 प्लेन के रिस्पेक्ट में आपको ज्योमेट्री समझ में आना चाहिए। एक तो कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं, और एक बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं कि रिंग विल बी कंसीडर्ड टू बी लाइन इन अ प्लेन, तो ये जो 5 कार्बन एटम्स है उनको तो मैं इस बोर्ड के प्लेन में कंसीडर कर लूंगा। तो अब मेरे पास यूनिट्स ए बी एक्स वाई के 3 केसेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि यूनिट बोर्ड के प्लेन में रिंग के साथ में सेम प्लेन में हो, या फिर यूनिट आउटसाइड द प्लेन हो, इस बोर्ड के प्लेन के आउटसाइड हो, या फिर यूनिट में लाई इन इनसाइड द प्लेन। हो सकता है कि जो यूनिट है वो इनसाइड द प्लेन हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं इन द प्लेन, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो कि आप अगर ऑब्जर्वर हैं, ध्यान देना, आप अगर ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी मैं इन यूनिट्स के 3 तरह के ओरिएंटेशन की बात कर सकता हूं। द यूनिट में लाई इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, द यूनिट में लाई इन द प्लेन, द यूनिट में बी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। अगर आप ऑब्जर्वर हैं और ये अगर यूनिट का ओरिएंटेशन है तो हम कहेंगे इट इज द ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। और अगर यूनिट इनसाइड द प्लेन है तो हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो 3 तरह के केसेस हमारे पास यूनिट के ओरिएंटेशन के हो सकते हैं। द यूनिट in the plane of ring, the unit above the plane of ring, the unit below the plane of ring, the unit in the plane of ring, the unit outside the plane of ring, the unit inside the plane of ring। या फिर हम कह सकते हैं the unit in the plane, the unit towards observer, the unit away from observer। इस तरह से हम 3 तरह के स्टेटमेंट हम दे सकते हैं इस यूनिट के ओरिएंटेशन के लिए। अब आप ध्यान देना, देखो ये कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, क्या मैं कह सकता हूं वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप में 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड होंगे। किस तरह से? आप देखो, जैसे ये कंडीशन हमारे पास है, ये अगर C1 कार्बन है तो ये इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे और जो 120 डिग्री एंगल पर ओरिएंटेड होंगे। आपने पढ़ा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है। तो इस ट्रायगोनल प्लेनर शेप की अगर बात की जाए तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं C1 कार्बन के। और क्या मैं कह सकता हूं, इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से one will be involved in formation of sigma bond with C2 carbon, one with C5 carbon and one with the unit A। देखो ये कुछ इस तरह से आप समझ लें, ये अगर C1 कार्बन है तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तो C2 के साथ हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इसका C5 के साथ हो रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इसका यूनिट A के साथ में हो रहा है। चलो ध्यान देना, रिंग कैसे बन रही है, देखो C1 2 एंड C5। ध्यान देना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये रिंग का प्लेन है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, या इसको ऐसे समझ लो, ये अगर C1 कार्बन है तो इसका एक सिग्मा बॉन्ड तो C2 के साथ बना,
एक सिग्मा बॉन्ड इसका C5 के साथ बना और एक सिग्मा बॉन्ड इसका यूनिट A के साथ बना। जो ग्रीन है वो C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड है, जो ब्लू है वो C5 के साथ सिग्मा बॉन्ड है, और जो रेड है वो यूनिट A के साथ सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो यहां पर अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग कैसे है, C1 C2 C5, C1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये रिंग का प्लेन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिंग का प्लेन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये रिंग का प्लेन है, जो आपकी कॉपी का प्लेन भी आप कह सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये रिंग का प्लेन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये बोर्ड का प्लेन भी है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट अबाउट द यूनिट ए, इज इट लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्या ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, या आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, या इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड? क्या लगता है आपको? अगर आपसे पूछा जाए कि ये अगर रिंग का प्लेन है जो कि आपकी कॉपी का प्लेन भी है, तो ये यूनिट कॉपी के प्लेन में है, या अबोव द प्लेन है, या बिलो द प्लेन है? क्या मैं कह सकता हूं ये यूनिट तो इसी प्लेन में लाई कर रही है। क्या मैं कह सकता हूं ये अगर रिंग का प्लेन है 1 2 3 4 5, ये अगर रिंग का प्लेन है तो इसी प्लेन में यूनिट लाई कर रही है। मतलब मैं कह सकता हूं द यूनिट ए ऑन C1 इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। जरा ध्यान देना, ये कंडीशन आपके पास कुछ इस तरह से है। ये कंडीशन है C1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, तो ये जो यूनिट ए है ये इसी प्लेन में, आप कह सकते हैं सेम प्लेन में लाई कर रही है। और यही कंडीशन बी की भी आएगी, क्योंकि बी जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो भी sp2 कार्बन है, तो फिर तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन आएगी दिस इज C1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अगर रिंग का प्लेन है जो कि बोर्ड का प्लेन भी है, तो यूनिट बी के लिए आप क्या कहेंगे, इज इट लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन? इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब ये कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं कि ये इमेज आपके माइंड में मॉलिक्यूल की एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो यूनिट ए एंड बी है वो रिंग के प्लेन में लाई कर रही है। मतलब जिस प्लेन में हमने इन 5 कार्बन एटम्स को कंसीडर किया है उसी एवरेज प्लेन में यूनिट ए और बी प्रेजेंट है। और इसे आप इस तरह से माइंड में रखें, क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब द यूनिट प्रेजेंट ऑन अनसैचुरेटेड एटम ऑफ द रिंग, जो यूनिट है कौन से एटम पे प्रेजेंट है, रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पे प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड एटम पे प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं वो यूनिट जो रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पे प्रेजेंट होती है वो रिंग के प्लेन में लाई करती है, रिंग के साथ में सेम प्लेन में वो एग्जिस्टिंग होगी, उसका एग्जिस्टेंस होगा वो रिंग के प्लेन में होगा। क्या बात क्लियर होगी? तो एक कंसेप्ट तो ये माइंड में रखो, बिल्कुल एकदम माइंड में सेट रखो बेटा, कि जो यूनिट रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर है वो रिंग के प्लेन में प्रेजेंट होगी। क्लियर बात ये? अब बात करते हैं यूनिट्स प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड एटम ऑफ द रिंग। जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं ये कार्बन तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जहां पर हम शेप ट्रायगोनल प्लेनर होने की बात करते हैं, जहां पर हम शेप ट्रायगोनल प्लेनर होने की बात करते हैं। लेकिन अब अगर C4 कार्बन की बात की जाए तो C4 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास आप जानते हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और उन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, किस शेप में वो अरेंज्ड होंगे, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होंगे। इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हम बात करते हैं ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने की। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, इस कार्बन के पास जो कि C4 कार्बन है इसके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो इस C4 कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन का काम करेंगे। कैसे? 1 विद C3, 1 विद C4, 1 विद X एंड 1 विद Y। इस तरह से C4 कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा बाय पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन ओवरलैपिंग। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, अगर मैं बात करता हूं C4 कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, तो ध्यान देना ये मान लेते हैं C4 कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। मान लेते हैं ये C4 कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, एंड these 4 sp3 hybridized orbitals of C4 carbon will be involved in formation of its 4 sigma bonds, one with C3 carbon, one with C5 carbon, one with unit one with unit X and one with unit Y। चलिए ऐसा करते हैं, ये कंडीशन ले लेते हैं
दिस इज C4 कार्बन, its one sp3 hybridized orbital is involved in formation of sigma bond with C5 कार्बन। इसका एक sp3 तो C5 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 इसका C3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और बाकी के जो दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे इन दो में से एक x के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक y के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, ये अगर C4 कार्बन है और ये इसका C5 के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है और ये अगर इसका C3 के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो समझ में आ रहा है रिंग कैसी होगी? दिस इज 5 4 3, एक मिनट, दिस इज 4 5 3, ध्यान देना, C4 C5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये रिंग का प्लेन है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, ये C4 कार्बन है, ये C5 है, ये C3 है, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। और अब आप ध्यान देना, ये अगर रिंग का प्लेन है तो जरा बताओ यूनिट x और y कैसी होंगी? क्या ये रिंग के प्लेन में है? नो। नाउ दिस टाइम units are not lying in the plane of ring. Even we can say that out of these two units, one unit is outside the plane of ring and the other unit is inside the plane of ring. क्या बात समझ में आ रही है? जरा समझिए, देखो ये कंडीशन ले लेते हैं। अब मैं आपके कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। दो तरह से समझना है आपको, बोर्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, और कॉपी के प्लेन के रिस्पेक्ट में क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। चला देखो, ये अगर C4 कार्बन है, ध्यान देना शेप में टेट्राहेड्रल मेंटेन कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल शेप को मैं किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि sp3 में शेप विल बी टेट्राहेड्रल। अब जरा ध्यान देना, ये अगर C4 कार्बन है, इसका एक sp3 तो C5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक sp3 इसका C3 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और बाकी जो दो sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो x और y के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ध्यान देना, ये C4 कार्बन C5 C3 4 5 1 2 3, क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग। और ये अगर रिंग का प्लेन है तो बताओ यूनिट x और y कैसी होंगी? वन विल बी अबव द प्लेन ऑफ रिंग एंड अदर विल बी बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। क्या बात समझ में आ रही है? देखो इस बात को समझना, x और y यूनिट जो है वो रिंग के प्लेन में नहीं है, एक रिंग के प्लेन के आउटसाइड है और दूसरी रिंग के प्लेन के इनसाइड है। या आप कह सकते हैं वन इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग एंड अदर इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, या कह सकते हैं वन इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड अदर इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ध्यान देना, देखो यूनिट्स x और y रिंग के प्लेन में हो, ध्यान देना यूनिट्स x और y, मान लेते हैं ये x और y यूनिट है और ये अगर रिंग का प्लेन है तो देखो ये यूनिट्स रिंग के प्लेन में तो नहीं है, एक आप कह सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, या आप कह सकते हैं एक आउटसाइड द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है। देखो ये रिंग के प्लेन में तो पक्का नहीं है, रिंग के प्लेन में तो ये तब होती जब ये कंडीशन कुछ ऐसी होती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये अगर रिंग का प्लेन है और ये अगर यूनिट्स की कंडीशन होती तो आप कह सकते हैं कि दोनों यूनिट्स जो हैं वो रिंग के प्लेन में है। लेकिन आप सोचिए sp3 में शेप ऐसा तो नहीं हो सकता, sp3 में तो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और अगर मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन करता हूँ तो फिर तो ये क्लियर है कि दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग C4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। अगर ये रिंग का प्लेन है तो सैचुरेटेड एटम्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है वो उनमें से एक आउटसाइड द प्लेन होगी और एक इनसाइड द प्लेन होगी। क्या बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली देखो साइक्लिक कंपाउंड के लिए इस ज्योमेट्री को आज अपने माइंड में एकदम सेट कर लो क्योंकि इसका यूज आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी होगा, इन ज्योमेट्री का यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी होगा। आप ऐसा समझ लें मैं यहीं से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेस भी आपका तैयार करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आगे भी हमें यूज करना है इनको, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखें एकदम। मैं तो चाहता हूं आपके माइंड में ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि रिंग के अनसैचुरेटेड एटम्स की जो यूनिट्स होती हैं वो तो रिंग के प्लेन में होती है, और रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो दो यूनिट्स होती हैं, रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो दो यूनिट्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक यूनिट आउटसाइड द प्लेन होगी और एक यूनिट इनसाइड द प्लेन होगी। या आप कह सकते हैं वन यूनिट विल बी अबव द प्लेन एंड अदर विल बी बिलो द प्लेन, या आप कह सकते हैं वन विल बी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड अदर विल बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या बात समझ में आ गई? तो तीन तरह के ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं, ध्यान देना।
तीन तरह के ओरिएंटेशन हमें मिल रहे हैं। देखो, एक तो हम बात करते हैं यूनिट इन द प्लेन, और वो कब होगी? जब यूनिट रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पे प्रेजेंट हो। यूनिट आउटसाइड द प्लेन एंड यूनिट इनसाइड द प्लेन, ये कंडीशन कब मिलेगी? उन दो यूनिट्स की कंडीशन होगी जो रिंग के सैचुरेटेड एटम पे प्रेजेंट होगी। आप कह सकते हैं रिंग के सैचुरेटेड एटम पर जो दो यूनिट्स प्रेजेंट है, इन दो में से एक आउटसाइड द प्लेन होगी और एक इनसाइड द प्लेन होगी। अब आप ध्यान देना, मैं आपको इनका रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं। 3D में हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ध्यान देना। 3D अगर आप रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो इन केस ऑफ 3D रिप्रेजेंटेशन, in case of 3D representation, the unit in the plane will be represented by continuous line। ध्यान देना, जो यूनिट प्लेन में उसको तो हम कंटिन्यूअस लाइन से शो करेंगे इस तरह से। जो यूनिट प्लेन में होगी उसको हम कंटिन्यूअस लाइन पर शो करेंगे। यूनिट आउटसाइड द प्लेन, जो यूनिट आउटसाइड द प्लेन है, या आप कह सकते हैं अबोव द प्लेन है, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, उसको हम शो करते हैं वेज बॉन्ड से। ध्यान देना, जो यूनिट इन द प्लेन है उसको तो कंटिन्यूअस लाइन पर शो करते हैं। जो यूनिट आउटसाइड द प्लेन है, या कहा जाए अबोव द प्लेन है, या कहा जाए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, उसे हम वेज बॉन्ड से शो करते हैं। और जो यूनिट इनसाइड द प्लेन है, या कहा जाए बिलो द प्लेन है, या कहा जाए अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, उसे हम शो करते हैं डैश बॉन्ड से। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश बॉन्ड। क्या बात क्लियर हो रही है? तो जो यूनिट प्लेन में होगी उसे कंटिन्यूअस लाइन पर, आउटसाइड द प्लेन, अबोव द प्लेन या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है उसे वेज बॉन्ड से, और इनसाइड द प्लेन, बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर उसे हम किससे शो करेंगे? डैश बॉन्ड से शो करेंगे। इसका मतलब हुआ देखो कि अगर मैं इस कंपाउंड का एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस कंपाउंड के एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो कैसे हम इसको शो करेंगे? ध्यान देना, देखो रिंग के 5 कार्बन एटम्स को तो हमें एक प्लेन में काउंट करना है। तो देखो, इन 5 एटम्स को अगर मैं एक प्लेन में कंसीडर करता हूं तो जो यूनिट्स, जो बॉन्ड्स एटम्स प्लेन में, उनको तो मैं कंटिन्यूअस लाइन पर शो कर दूंगा। ये दोनों कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं। अब ध्यान देना, यूनिट ए, इज इट इन द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन? तो हमने डिस्कस किया रिंग के अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट होती है वो तो प्लेन में होती है, और जो यूनिट प्लेन में होगी उसको हम किससे शो करेंगे? कंटिन्यूअस लाइन पर। तो इसे हमें कंटिन्यूअस लाइन पर ही शो करना होगा यूनिट ए को। इसी तरह से इस अनसैचुरेटेड एटम की यूनिट भी प्लेन में होगी, और जो यूनिट प्लेन में होगी उसको हम कंटिन्यूअस लाइन पर शो करेंगे यूनिट बी। और अब आप ध्यान देना, अगर मैं C4 कार्बन की यूनिट्स X और Y की बात करता हूं तो अभी अभी हमने डिस्कस किया रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होती है, वन आउटसाइड द प्लेन एंड अदर इनसाइड द प्लेन, मतलब एक को वेज पर और एक को हमें डैश पर शो करना होगा। तो ध्यान देना, अब इस केस में अगर बात की जाए तो इसमें से एक यूनिट तो हमें वेज पर शो करनी होगी और एक यूनिट को हमें डैश पर शो करना होगा। क्वेश्चन है एक्स और वाई में से, ये क्वेश्चन आपके माइंड में अभी हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स और वाई में से कौन डैश पर और कौन वेज पर है? देखो, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी हुई नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि कौन डैश पर है, कौन वेज पर है, कौन इनसाइड है, कौन आउटसाइड है। लेकिन अभी हमें एज सच कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई है। ध्यान देना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वाई अगर राइट साइड में शो किया हुआ है तो उसको हम वेज पर रखें, एक्स को डैश पर रखें, या एक्स को वेज पर इसको डैश पर रखें। नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, वो आपको क्लियर होगी। अगर यहाँ पर ये क्लियर नहीं है तो हम अभी अपनी चॉइस से एक्स को डैश पर और वाई को वेज पर मान लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वाई डैश पर हो और एक्स वेज पर हो, क्योंकि वो क्लियर नहीं है तो मैंने कोई एक कंडीशन ले ली है। और क्या मैं कह सकता हूं, जिस तरह से C4 कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है विद 2 यूनिट्स, वन आउटसाइड वन इनसाइड, ये कंडीशन इन दो सैचुरेटेड कार्बन की भी होगी C3 और C5 की। मतलब C3 और C5 में से भी आप कह सकते हैं कि C5 के जो दो बॉन्ड्स होंगे, इन दोनों बॉन्ड्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट होगी, आप कह सकते हैं C5 के दो यूनिट्स में से एक वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी। और इसी तरह से C3 की भी एक यूनिट वेज पर और एक यूनिट डैश पर होगी।
तो मैं ये चाहता हूं देखो कि जब भी ये स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो आपके माइंड में इस स्ट्रक्चर की जो इमेज बननी चाहिए वो ये वाली इमेज बननी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को इस इमेज से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं तो चाहता हूं कि जैसे ही ये कंपाउंड आपके सामने आए ना तो रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो 2 यूनिट्स हैं, ध्यान देना, रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो 2 यूनिट्स है मैं तो चाहता हूं कि उसकी इमेज आपके माइंड में बिल्कुल ऐसी बननी चाहिए कि 1 यूनिट आपको वेज पर नजर आनी चाहिए और 1 यूनिट आपको डैश पर नजर आनी चाहिए, इस तरह से। और रिंग के अनसैचुरेटेड एटम की जो यूनिट है वो आपको कंटिन्यूअस लाइन पर नजर आनी चाहिए। तो फाइनली मैं रिपीट कर देता हूं, एटम्स ऑफ द रिंग विल बी कंसिडर्ड टू बी लाइंग इन अ प्लेन। हम रिंग को तो एक एवरेज प्लेन में कंसिडर करेंगे। रिंग के सैचुरेटेड एटम की जो यूनिट्स होंगी उनमें से 1 यूनिट वेज पर और 1 डैश पर होगी और रिंग के अनसैचुरेटेड एटम पर जो यूनिट होगी वो रिंग के साथ में सेम प्लेन में रहेगी। ये तो बात हो गई इस कंपाउंड की ज्योमेट्री की। अब मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, लेकिन ये समझना हमें बहुत जरूरी था और अब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली इस पर अप्लाई कर पाएंगे। चलिए ध्यान देना, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। और उसके लिए ये कंपाउंड ले लेते हैं, द रिंग कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम्स C1 C2 एंड C3। अब आप देखो इस कंपाउंड में अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो याद करिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और जैसा कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ 1 एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे आप बताएं कि क्या इस कंपाउंड में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो? आंसर है यस। याद करो साइक्लिक कंपाउंड्स में तो हमने डिस्कस किया है यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग। याद करिए हमने डिस्कस किया है यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग वेयर रोटेशन ऑफ 1 एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। तो फिर तो मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में एक नहीं 3 सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कैसे? वी कैन सेलेक्ट C1 C2 सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो आप C1 C2 इन 2 एटम्स का सेट एक बना सकते हैं जहां पर आपको रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। आप C2 C3 सिस्टम ले सकते हैं और आप C1 C3 सिस्टम भी ले सकते हैं, बिकॉज आप याद करें यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग। कोई भी 2 एटम्स हो, चाहे वो C1 C2 हो, चाहे वो C2 C3 हो या वो C3 C1 हो, तो यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग where rotation of 1 atom with respect to second atom is restricted। तो अगर हमें कहा जाए कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या इस कंपाउंड में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमारा आंसर होना चाहिए यस। नॉट ओनली सिंगल सिस्टम, इवन 3 systems are present in the compound where rotation is restricted। which 3 systems? C1 C2 C2 C3 C1 C3। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। देखो रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जिन 2 एटम्स को हम एक सिस्टम के फॉर्म में सेलेक्ट कर रहे हैं उन दोनों एटम्स पर याद करें यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ऐसा करते हैं मैं यहां पर यूनिट्स शो कर देता हूं। अगर ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन, तो अब मुझे आप बताएं कि हमने कहा भाई रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड में ऐसे 3 सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, C1 C2 C1 C3 C2 C3। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 को फुलफिल करते हुए
हम यहाँ पर किस सिस्टम को जीआई के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को कौन सा सिस्टम यहाँ पर फुलफिल कर पा रहा है? C1 C2 सिस्टम, C2 C3 सिस्टम, C1 C3 सिस्टम। क्या लगता है? यस स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है इन तीन सिस्टम में से हम कौन से सिस्टम को जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं? आंसर है नन ऑफ द सिस्टम। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, तो वो तो तीनों ही सिस्टम में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इनके कोई भी दो एटम्स आप सेलेक्ट करें, उनका सेट अगर आप बनाएं, उन दो एटम्स को अगर आप एक सिस्टम मान लें, तो रोटेशन तो ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग उन सेलेक्टेड एटम्स पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर मैं C1 C2 सिस्टम लेता हूं, तो सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स सेम है। अगर C2 C3 सिस्टम लेता हूं, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यूनिट सेम है। और अगर मैं C1 C3 सिस्टम लेता हूं, तो यहां पर भी यूनिट्स सेम है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो जीआई की सेकंड रिक्वायरमेंट है, वो यहां पर फुलफिल नहीं हो पा रही है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? चलिए ऐसा करते हैं, इस कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन है, क्या अब इस कंपाउंड में हम ऐसा कोई सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं जो जीआई की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, दोनों रिक्वायरमेंट्स को? क्या इस केस में हम ऐसा कोई सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं जो जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो? बोलिए। आंसर है नो। क्योंकि देखो, अगर मैं C1 C2 सिस्टम की बात करूं, तो हम कह सकते हैं C1 C2 सिस्टम में C1 टर्मिनल की यूनिट्स तो डिफरेंट है, वन इज H अदर इज Cl, लेकिन जीआई की रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब दोनों सेलेक्टेड एटम्स पर जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं ये अगर हम सिस्टम लेते हैं C1 C2, तो C1 सिस्टम की तो C1 टर्मिनल की यूनिट्स तो डिफरेंट है, बट C2 टर्मिनल की यूनिट्स अभी भी सेम है। C2 C3 लेंगे तो दोनों ही टर्मिनल की यूनिट सेम आएगी, और C1 C3 लेंगे तब भी एक टर्मिनल की यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन दूसरे टर्मिनल की यूनिट सेम है। जबकि रिक्वायरमेंट है दोनों ही टर्मिनल्स की यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब अभी भी इस कंपाउंड में हम ऐसे किसी सिस्टम की बात नहीं कर सकते जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। चलिए बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं कंपाउंड में, ध्यान देना। क्या अब इस कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं? क्या अब इस कंपाउंड में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट है जो जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो? आंसर है यस। अब आप ध्यान देना, नाउ C1 C2 सिस्टम कैन बी सिलेक्टेड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि C1 C2 के अबाउट रोटेशन तो पक्का रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रिंग के आप कोई भी दो एटम सेलेक्ट करो, एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट रोटेशन तो ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड है। बस हमें देखना है कि सेलेक्टेड एटम्स पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूं C1 टर्मिनल की यूनिट्स भी डिफरेंट है और C2 टर्मिनल की यूनिट्स भी डिफरेंट है। हाँ, एक पॉइंट ये, ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि सर C1 पर भी क्लोरीन है, C2 पर भी क्लोरीन है, तो फिर दोनों क्लोरीन दोनों यूनिट तो सेम होगी? होने दो। आप याद करो, दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट सेम हो सकती है, लेकिन एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होना चाहिए। हमें दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स को कंपेयर नहीं करना है। The units of two different terminals may be same or may be different. We are not interested at all. We are interested in two units of a terminal. एक टर्मिनल की दो यूनिट्स में हम इंटरेस्टेड हैं, दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स को कंपेयर करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, एक ही टर्मिनल की दो यूनिट को हमें कंपेयर करना है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस टर्मिनल की दो यूनिट डिफरेंट है, ऐसे ही इस टर्मिनल की दो यूनिट भी डिफरेंट है। तो अब आप कह सकते हैं C1 C2 सिस्टम कैन बी सिलेक्टेड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा बताओ, क्या C1 C3 सिस्टम ले सकते हैं? क्या C1 C3 सिस्टम ले सकते हैं? आंसर है नो। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि C1 C3 में C3 टर्मिनल की दो यूनिट सेम है। क्या C2 C3 सिस्टम ले सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि हमें ऐसा टर्मिनल नहीं बनाना है, हमें ऐसा टर्मिनल ऐसा एटम एज ए टर्मिनल सेलेक्ट नहीं करना है जहां पर यूनिट सेम हो। हमें वो एटम एज ए टर्मिनल सेलेक्ट करना है जहां पर यूनिट्स डिफरेंट हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो, इसका मतलब दो एटम्स अगर रिंग के
दो एटम्स पर यूनिट मुझे डिफरेंट मिल जाए, समझना इस बात को अच्छे से, अगर मुझे रिंग के ऐसे कोई दो एटम्स मिल जाए जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो, तो उन दो एटम्स को सेलेक्ट करके मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लूंगा और उस सिस्टम के अबाउट में जीए की बात कर सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, हमने कहा भाई टू एटम्स पर अगर यूनिट्स डिफरेंट हो तो हम एक ऐसे सिस्टम के प्रेजेंट होने की बात कर सकते हैं कंपाउंड में जहां पर जीए पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं कि थर्ड कार्बन की जो यूनिट्स हैं, ध्यान देना, मान लेते हैं कि जो थर्ड कार्बन की यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट है, मान लेते हैं थर्ड कार्बन की यूनिट्स भी डिफरेंट है, क्या अब मैं इस कंपाउंड में जीए की बात कर सकता हूं? क्या अब इस कंपाउंड में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर हम जीए की बात कर पाए? यस, इवन आप कह सकते हैं मोर देन वन सिस्टम्स आर नाउ प्रेजेंट इन द कंपाउंड वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी कंसीडर्ड। कैसे समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन टेक C1C2 सिस्टम, you can take C1C3 system and you can even take C2C3 system। तीनों ही सिस्टम्स पर अगर आप यूनिट्स को टर्मिनल्स पर इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब देखो, अगर रिंग के 3 एटम्स पर यूनिट डिफरेंट हो तो कंपाउंड में जीए पॉसिबल है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स चलता हूं। हमने कहा 3 एटम्स पर यूनिट्स अगर इंडिविजुअली डिफरेंट है तो कंपाउंड में जीए पॉसिबल है। अच्छा बताओ, 3 एटम्स पर यूनिट डिफरेंट ना होकर केवल 2 एटम्स पर यूनिट डिफरेंट हो तो क्या जीए पॉसिबल है? यस, जिन 2 एटम्स पर यूनिट डिफरेंट है हम उन्हीं को मिलाकर एक सिस्टम बना लेंगे। चलिए, अगर हमें ये कहा जाए कि सिस्टम के रिंग के एक ही एटम पर यूनिट्स डिफरेंट है, रिंग के एक ही एटम पर यूनिट डिफरेंट है, क्या अब हम जीए की बात कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि हमें एक नहीं कम से कम 2 एटम तो ऐसे चाहिए जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो, क्योंकि 2 एटम्स 2 टर्मिनल्स होंगे और 2 टर्मिनल्स को मिलाकर के ही हम सिस्टम की बात कर पाएंगे। क्या बात समझ में आई? तो देखो, इन सारे केसेस को समझते हुए अगर मैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं मिनिमम 2 एटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द रिंग वेयर यूनिट्स शुड बी इंडिविजुअली डिफरेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम तो रिंग में ऐसे प्रेजेंट होने ही चाहिए जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो। अगर 2 से कम है, जैसे एक ही एटम पर यूनिट डिफरेंट है, तो हमारा काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए। अच्छा, 2 से ज्यादा हुए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी डिस्कस किया ना, अगर तीनों ही एटम पर यूनिट डिफरेंट हो जाए तो बोलो जीए पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। कम से कम 2 एटम तो हमें ऐसे मिलने ही चाहिए जहां पर यूनिट्स शुड बी इंडिविजुअली डिफरेंट। 2 से कम में काम नहीं चलेगा, 2 या 2 से ज्यादा हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाउंड में जीए पॉसिबल है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और बताओ, जिन 2 एटम्स पर हम यूनिट के डिफरेंट होने की बात कर रहे हैं, क्या उन दोनों एटम्स का डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी है क्या? मैं इसके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान देना। जैसे इस कंपाउंड की बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? आंसर है नो। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम क्या है? क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या दोनों ही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखो, साइक्लिक कंपाउंड में आप कह सकते हैं एक रिक्वायरमेंट तो हमारी हमेशा फुलफिल्ड है। कौन सी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में हमने डिस्कस किया, यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग वेयर रोटेशन ऑफ 1 एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। बस प्रॉब्लम है यहां पर जीए की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। कौन सी? सेकंड रिक्वायरमेंट में हम कहते हैं कि हमें टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट मिलनी चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि मैं यहां पर कौन से 2 एटम्स को टर्मिनल्स के फॉर्म में सेलेक्ट करूं। यहां तो प्रॉब्लम ये कि सभी एटम्स पर आप देखो यूनिट सेम है, CH2 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 एंड CH2, तो फिर तो यहां पर हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में हमने कहा भाई यहां पर यूनिट्स सभी एटम्स पर सेम है, यहां पर यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो सभी एटम्स पर सेम है। सो द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट सेलेक्ट एनी 2 एटम्स फॉर टर्मिनल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर जीए। चलिए थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इस कंपाउंड में। क्या अब इस कंपाउंड में हम जीए की बात कर पाएंगे? आंसर है नो। क्योंकि देखो अब आंसर है नो तो एक पॉइंट आता है, प्रॉब्लम क्या है
यहाँ पर इस कार्बन पर यूनिट तो मैंने डिफरेंट ले लिए, एक H एक Cl। देखो एक कार्बन पर तो हमने यूनिट डिफरेंट ले लिए, तो इसको तो हम सिस्टम का एक टर्मिनल मान लेंगे, लेकिन सिस्टम एक टर्मिनल से नहीं दो टर्मिनल से मिलकर बनेगा ना, तो हमें अभी एक और टर्मिनल चाहिए जहां पर यूनिट्स डिफरेंट हो। अब मैं सेकंड टर्मिनल, प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि सेकंड टर्मिनल के फॉर्म में मैं किस एटम को सिलेक्ट करूं। इस टर्मिनल को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ यूनिट सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो प्रॉब्लम है कैन नॉट शो GI। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मैंने ये एक एटम ऐसा ले लिया जहां पर यूनिट्स डिफरेंट है, एक H और एक Cl, क्या मैं अब इस कंपाउंड में GI की बात कर सकता हूं? आंसर है यस। अब इस कंपाउंड में हम कह सकते हैं यस, नाउ द कंपाउंड इज हैविंग अ सिस्टम व्हिच कैन बी सेलेक्टेड फॉर GI। समझ में आ रहा है कौन सा सिस्टम? आंसर है C1C4 सिस्टम। ध्यान देना, आंसर है यहां पर अगर बात की जाए तो आउट ऑफ दीज 6 कार्बन एटम्स, out of these 6 carbon atoms, now we can select C1 and C4। ध्यान देना, C1 and C4 as a set of 2 atoms where you can say rotation of one atom with respect to second atom is restricted and both the terminals of the system are individually having different units। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, याद करो ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिन दो एटम्स का हम रिंग में सिलेक्शन कर रहे हैं वो दो एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो। नो, दे मे बी डायरेक्टली बॉन्डेड और मे नॉट बी। हमें कोई भी दो एटम्स का सिलेक्शन करना है रिंग के जहां पर रोटेशन तो ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड है ही, बस उन दो सेलेक्टेड एटम्स पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए, और वो दो सेलेक्टेड एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, दे मे बी डायरेक्टली बॉन्डेड और मे नॉट बी। क्या बात क्लियर होगी? इसका मतलब इन सारे केसेस को माइंड में रखते हुए अगर मैं साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन की बात करता हूं तो ध्यान देना ओवरऑल कंडीशन क्या आती है। मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स। क्वेश्चन है विच 2 सैचुरेटेड एटम्स। क्या कंपलसरी कि वो सैचुरेटेड एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो? आंसर है नो, एनी 2 सैचुरेटेड एटम्स। ध्यान देना, मिनिमम 2 सैचुरेटेड एटम्स, एनी 2 ऑफ द रिंग should have different यूनिट्स। अगर आपको रिंग के कोई भी दो सैचुरेटेड एटम ऐसे मिल जाएं जहां पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो द 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ दैट रिंग will be selected as a set of 2 atoms, will be selected as a system, will be selected as 2 terminals of the system which will be considered for GI। क्या बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन को माइंड में रखते हुए आप साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कंपाउंड फर्स्ट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट कंपाउंड सेकंड? यस, इट विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, अब अगर हमें ये कहा जाए कि इन कंपाउंड्स में GI तो पॉसिबल है, व्हाट अबाउट देयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? चलिए वो मैं आपको क्लियर करता हूं, जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहा हूं। देखो फर्स्ट कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो पहले तो बताओ इस कंपाउंड में GI के लिए हम सिस्टम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? C1C2, C2C3 या C1C3? आंसर है C1C2, क्योंकि ये हम कह सकते हैं C1C2 is a set of 2 atoms where rotation is restricted and both the atoms are individually having different units। मतलब ये सिस्टम कंपाउंड की जो GI की दोनों रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर पा रहा है, राइट? अब अगर हमें कहा जाए कि चलिए ठीक है, इस कंपाउंड में हम कह सकते हैं इस सिस्टम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है और यूनिट्स डिफरेंट है, इस सिस्टम के अबाउट GI पॉसिबल है। क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? तो याद करो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम कहते हैं कि जो सिस्टम हमने GI के लिए सिलेक्ट किया है उस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। मतलब इस सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है इन यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन होगी।
और अभी अभी हमने डिस्कस किया, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या मैं कह सकता हूं, रिंग के सैचुरेटेड एटम की दो यूनिट्स में से एक यूनिट वेज पर होती है और एक यूनिट डैश पर होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के जो दो टर्मिनल्स हैं उन दो टर्मिनल्स पर यूनिट्स कैसी होंगी, ये H और Cl में आप कह सकते हैं दीज आर द यूनिट्स प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, out of two units on a saturated atom of a ring, one will be on wedge and other will be on dash. इसी तरह से इसकी भी दो यूनिट्स में से एक वेज पर होगी और एक डैश पर होगी। बस अब आप कॉम्बिनेशन बना लो, यूनिट्स को वेज पर लो, डैश पर लो, डैश एंड वेज पर लो, उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ। वही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको बनाकर बताता हूँ, ध्यान दें। अब इस केस में देखो C1 कार्बन के लिए, चलो पहला केस पे लेता हूं। मेरे माइंड में पहला केस ये आ रहा है, आपके माइंड में जो भी आया आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे माइंड में फर्स्ट केस ये आ रहा है कि सपोज क्लोरीन ऑन C1 कार्बन इज ऑन वेज एंड हाइड्रोजन इज ऑन डैश, ऐसा मान लेते हैं। और C2 कार्बन का जो क्लोरीन है वो मान लेते हैं वेज पर है और जो हाइड्रोजन है वो डैश पर है। क्या बात समझ में आ रही? ये पहला केस, ये पहला कॉम्बिनेशन मुझे माइंड में आ रहा है। अच्छा बताओ अब इससे डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ध्यान देना, देखो यहां पर मैंने कंडीशन ली है कि C1 कार्बन का क्लोरीन वेज पर है और C2 कार्बन का क्लोरीन भी वेज पर है। और क्या डिफरेंट केस आपके माइंड में आता है? क्या मैं कह सकता हूं एक केस ये भी हो सकता है कि C1 कार्बन का क्लोरीन तो वेज पर हो और C2 कार्बन का क्लोरीन डैश पर हो, ले सकते हैं ऐसा? चलिए सेकंड केस लेते हैं यहां पर। Chlorine on C1 carbon is on wedge and chlorine on C2 carbon is on dash. ये सेकंड केस मैंने यहां पर ले लिया है। तो फिर अंडरस्टूड है कि इस कार्बन पर जो H होगा वो डैश पर होगा और इस कार्बन का जो H होगा वो अब वेज पर होगा। ये सेकंड केस मैंने यहां पर लिया है। चलिए आप बताओ इसके अलावा और क्या कंडीशन आपके माइंड में आती है, और क्या केस आपके माइंड में इनके अलावा हो सकता है? देखो एक केस मुझे माइंड में ये आ रहा है कि जो C1 कार्बन का क्लोरीन हमने वेज पर लिया है उसको वेज की जगह डैश ले लें और C2 कार्बन के क्लोरीन को वेज पर ले लें। चलिए वो केस भी ले लेते हैं। C1 कार्बन के क्लोरीन को तो अब मैं ले रहा हूं डैश पर और C2 कार्बन के क्लोरीन को अब मैं ले रहा हूं वेज पर। ये थर्ड केस मेरे माइंड में आ रहा है। क्वेश्चन है क्या इसके अलावा और कोई केस हो सकता है? क्या और कोई केस इससे डिफरेंट कुछ माइंड में आ रहा है? ध्यान देना, एक केस मुझे माइंड में ये भी आ रहा है कि दोनों ही क्लोरीन डैश पर हो जाएं। भाई जैसे दोनों क्लोरीन वेज पर हो सकते हैं वैसे ही दोनों क्लोरीन डैश पर ले लें। चलिए वो केस भी ले लेते हैं। अगर हम इसमें एक फोर्थ केस ये भी ले लें, बोथ द क्लोरीन्स ऑन डैश। ध्यान देना, अब ये मैंने यहां पर एक फोर्थ केस ले लिया है, बोथ द क्लोरीन्स ऑन डैश। फोर्थ केस में आपको पहले क्लियर कर देता हूं। देखो एक केस तो हमने लिया है जिसमें C1 क्लोरीन वेज पर हो और C2 क्लोरीन भी वेज पर हो। सेकेंड केस में C1 क्लोरीन ऑन वेज, C2 क्लोरीन ऑन डैश। इन थर्ड C1 क्लोरीन ऑन डैश, C2 chlorine on wedge, and fourth C1 and C2 both the chlorines are on dash. अब क्वेश्चन है कि ये हमारे पास चार अलग अलग केस हमने ले लिए हैं। अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए अगर मैं पेयर ऑफ कंपाउंड्स बनाऊं, क्योंकि आइसोमेरिज्म तो दो कंपाउंड्स के बीच का रिलेशन है, तो मैं अगर दो कंपाउंड्स के यहाँ पर पेयर बनाता हूं और उनमें अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को चेक करता हूं, जैसे आप देखो
बात करते हैं C1C2 की। तो याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे हैव डिफरेंस इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम। एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वो सिस्टम क्या है? द सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हमें क्या करना है, देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं बिटवीन 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 की बात कर रहा हूं तो बस मुझे क्या चेक करना होगा? 1 and 2 में, 1 and 2 में मुझे चेक करना होगा कि C1C2 सिस्टम जो कि हमने GI के लिए यहां पर सेलेक्ट किया है, इस C1C2 सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो जरा, देखो यहां पर अगर मैं यूनिट्स के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं? बोथ द क्लोरीन्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन ऑफ रिंग। मैं देखो, ये अगर रिंग का प्लेन है तो ये क्लोरीन वेज पर है C1 पर, वेज मतलब अबोव द प्लेन। क्या बात समझ में आ रही है? और C2 कार्बन का क्लोरीन भी अगर हमने वेज पर कंसीडर किया है तो मतलब दोनों ही क्लोरीन्स क्या है? वेज पर है, मतलब दोनों क्लोरीन आप कह सकते हैं प्लेन के अबव हैं, दोनों क्लोरीन प्लेन के सेम साइड है। बोथ द क्लोरीन्स आर ऑन अबव द प्लेन, राइट, ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, दीज आर अबव द प्लेन। जबकि सेकंड कंपाउंड में आप देखो, C1 कार्बन का क्लोरीन तो वेज पर है और C2 कार्बन का क्लोरीन अब वेज पर नहीं है, डैश पर है, मतलब वन इज अबव द प्लेन एंड अदर इज बिलो द प्लेन। मतलब आप कह सकते हैं नाउ दीज आर अक्रॉस द प्लेन ऑफ रिंग। तो यहां पर हम कह सकते हैं यस, कॉम्बिनेशन में चेंज हुआ है। इसमें दोनों क्लोरीन का कॉम्बिनेशन था, जो दोनों क्लोरीन सेम साइड थे, लेकिन अब यहां पर क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में क्लोरीन नहीं है, H है, क्योंकि अब यहां पर क्लोरीन ऊपर है और यहां पर ऊपर क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन है, इसका क्लोरीन डैश पर लिया है। तो हम कह सकते हैं दोनों में कॉम्बिनेशन चेंज हुआ है, मतलब यस, these two compounds can be considered as geometrical isomers of each other। या फिर आप याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए जब हम दो कंपाउंड्स में डिफरेंट अरेंजमेंट चेक कर रहे होते हैं तो इसका एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, एरियल डिस्टेंस। चलिए एरियल डिस्टेंस में आपको तरीका बताता हूं, वो ज्यादा अच्छा तरीका है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिफरेंट अरेंजमेंट्स को चेक करने का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा सेकंड वाला मेथड आप यूज करें। इसके लिए आप दोनों टर्मिनल्स पर एक एक यूनिट का सिलेक्शन करो, अपनी चॉइस से कोई भी दो यूनिट ले लो, दोनों टर्मिनल पर एक एक यूनिट लो और उन यूनिट का एरियल डिस्टेंस आप चेक करो गिवन कंपाउंड्स में। चलिए आप ध्यान देना, ऐसा करते हैं, यहां पर क्लोरीन और यहां भी क्लोरीन ले लेते हैं और मान लेते हैं इन दो क्लोरीन का एरियल डिस्टेंस L1 है। मान लेते हैं यहां पर दो क्लोरीन्स का एरियल डिस्टेंस L2 है। सपोज एरियल डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन्स इन दिस कंपाउंड इज L3 and suppose aerial distance between two chlorines in this compound is suppose L4। ऐसा मान लेते हैं, यहां पर दोनों क्लोरीन के बीच में एरियल डिस्टेंस L1 है, यहां पर L2 है, यहां पर L3 है और यहां पर L4 है। अब मैं अगर 1 and 2 में कंडीशन चेक कर रहा हूं तो देखो 1 and 2 में ध्यान देना, 1 and 2 में अगर मैं यहां पर एरियल डिस्टेंस को कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां पर एरियल डिस्टेंस L1 एंड L2 को कंपेयर करना है। बताएं, एरियल डिस्टेंसेस L1 एंड L2 इक्वल और नॉट इक्वल? आंसर है नॉट इक्वल। जरा आप सोचिए, ये अगर रिंग का प्लेन है, ध्यान देना, ये अगर रिंग का प्लेन है, देखो ये अगर रिंग का प्लेन है तो फर्स्ट केस में हमने कहा दोनों क्लोरीन प्लेन के अबव हैं, ये क्लोरीन वेज पर है और ये क्लोरीन भी वेज पर है। ध्यान देना, दिस इज द प्लेन ऑफ रिंग, दिस क्लोरीन इज ऑन वेज, दिस क्लोरीन इज ऑल्सो ऑन वेज। और ये अगर एरियल डिस्टेंस L1 है तो सेकेंड कंपाउंड में हमने कहा भाई C2 कार्बन का जो क्लोरीन है वो वेज पर ना होकर के कैसा है, डैश पर है। और अगर ये डैश पर है और अब अगर ये एरियल डिस्टेंस L2 है तो व्हाट अबाउट एरियल डिस्टेंस L2 एंड L1, इक्वल और नॉट इक्वल? आंसर है नॉट इक्वल। तो इस केस में अगर बात की जाए तो एरियल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, और अगर एरियल डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स about a system where rotation is restricted will be called geometrical isomers। तो यहां पर हम कह सकते हैं यस, C1 C2 will show geometrical isomerism with each other। क्या पॉइंट समझ में आ गया? चलिए ऐसा करते हैं, एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं, C2 C3। C2 C3 के लिए भी तरीका वही है, आपको सिंपली क्या करना है, जो दो अरेंजमेंट्स आपको दिए हुए हैं वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स कंसीडर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको चेक करने के बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, एरियल डिस्टेंस। बताओ एरियल डिस्टेंस L2 एंड L3 इक्वल और नॉट इक्वल? आंसर है नाउ दीज एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल। जरा देखो, अगर आप इसमें ये कंडीशन ले रहे हैं सेकेंड कंपाउंड में, दिस क्लोरीन ऑन वेज, दिस क्लोरीन ऑन डैश,
एंड दिस इज एरियल डिस्टेंस L1। और थर्ड कंपाउंड में अब हम कह रहे हैं कि ये क्लोरीन तो वेज पर है और ये वाला क्लोरीन डैश पर है, और ये एरियल डिस्टेंस अगर L3 है तो क्या मैं कह सकता हूं L3 एंड L1, नाउ दीज एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल। और अगर यहां पर L2 एंड L3 आर इक्वल, नाउ इन दिस केस L2 एंड L3 आर इक्वल, और एरियल डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो फिर इन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंसीडर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द गिवन टू अरेंजमेंट्स एरियल डिस्टेंसेस बिटवीन यूनिट्स शुड बी डिफरेंट। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए एक और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, C1 C4, फर्स्ट एंड फोर्थ, एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर बात की जाए तो यहां पर एरियल डिस्टेंस L1 और यहां पर एरियल डिस्टेंस है L4। चलिए आप बताएं L1 एंड L4 इक्वल और नॉट इक्वल? आंसर है इक्वल। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एरियल डिस्टेंस इक्वल है। फर्स्ट कंपाउंड में हमने कहा बोथ द क्लोरीन्स आर ऑन वेज, बोथ द क्लोरीन्स आर ऑन वेज मतलब सेम साइड ऑफ द प्लेन, एंड दिस इज एरियल डिस्टेंस L1। और सेकंड फोर्थ कंपाउंड में हमने कहा नाउ बोथ द क्लोरीन्स ऑन डैश, दोनों ही क्लोरीन्स डैश पर हैं, ये क्लोरीन डैश पर है और ये भी डैश पर है, और ये एरियल डिस्टेंस L4 है। तो क्या मैं कह सकता हूं एरियल डिस्टेंस L4 एंड एरियल डिस्टेंस L1 बोथ आर इक्वल। आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन सेम है, ये दोनों क्लोरीन भी प्लेन के सेम साइड है और ये दोनों क्लोरीन भी प्लेन के सेम साइड है, दीज आर अबव द प्लेन, दीज आर बिलो द प्लेन, ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन। या कहा जाए एरियल डिस्टेंसेस L1 एंड L4 आर इक्वल। और ध्यान देना एरियल डिस्टेंस अगर इक्वल है तो फिर उन्हें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंसीडर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एरियल डिस्टेंसेस बिटवीन यूनिट्स अबाउट द सिस्टम शुड बी डिफरेंट। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और क्या मैं कह सकता हूं अगर 1 एंड 2 में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिलेशन दिया है तो 1 एंड 2 आर द अरेंजमेंट्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल। क्या मैं कह सकता हूं 1 एंड 2 आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल? ये तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, याद करो कि हमें ऐसे अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो फ्री रोटेशन से इंटरकन्वर्टिबल नहीं होने चाहिए। आप सोचिए इंटरकन्वर्टिबल है भी नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो C2 कार्बन का क्लोरीन है वो इस कंपाउंड का वेज की जगह डैश पर चला जाए? क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखो C1 कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड में हमने कहा भाई C1 और C2 दोनों के क्लोरीन वेज पर है और ये एरियल डिस्टेंस L1 है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट कंपाउंड सेकंड में कन्वर्ट हो जाए फ्री रोटेशन के थ्रू? नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचिए ये क्लोरीन वेज पर है जबकि ये क्लोरीन डैश पर है। क्या ये क्लोरीन फ्री रोटेशन के थ्रू डैश पर जा सकता है क्या? नो, ये तो तभी हो सकता है जब C2 कार्बन C1 के अबाउट रोटेट हो। लेकिन क्या ये रोटेशन पॉसिबल है क्या? नो, क्योंकि हमने कहा रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, इसीलिए तो हम कहते हैं देखो कि दीज आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। क्वेश्चन है फिर ये वेज पर है, ये डैश पर कैसे आया? देखो डैश पर कैसे आया तो रोटेशन से नहीं आया। इन दोनों कंपाउंड्स का रूम टेम्परेचर पर सेपरेटली एग्जिस्टेंस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रूम टेम्परेचर पर सेपरेटली एग्जिस्टेंस होता है, वो इंटरकन्वर्टेबल नहीं होते हैं। फॉर्मेशन के टाइम पर ही आप कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के टाइम पर ही ऐसा हुआ होगा कि ये दोनों क्लोरीन वेज पर अरेंज रहे होंगे फॉर्मेशन के टाइम पर, और ये क्लोरीन्स एक वेज और एक डैश पर अरेंज रहे होंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये घूम करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है या ये घूम करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है। नो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रूम टेम्परेचर पर सेपरेटली एग्जिस्टेंस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? सो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा भाई यहाँ पर एरियल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट which is a requirement for GI, so 1 and 2 will be considered as geometrical isomers, और 2 and 3 में एरियल डिस्टेंस सेम है और 1 and 4 में भी एरियल डिस्टेंस सेम है, और जब एरियल डिस्टेंस सेम है तो हम उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो अब एक पॉइंट ये आता है, ध्यान देना, यहां पर मेरा एक पॉइंट ये आता है कि 2 and 3 में एरियल डिस्टेंस सेम है, तो हमने कहा भाई दीज आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या मैं ये मान लूं कि अगर एरियल डिस्टेंस सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, तो क्या फिर वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे? मेरा क्वेश्चन समझना अच्छे से। अगर हमें एरियल डिस्टेंस डिफरेंट मिलती है, इफ एरियल डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल, देन वी कैन से
the compounds are geometrical isomers, right? And when areal distances are same, we are saying that the compounds are not geometrical isomers. तो क्या मैं ये मान लूं कि जब एरियल डिस्टेंस सेम हो तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे? क्या ऐसा मान लिया जाए? ध्यान देना, नो, ऐसा नहीं है। देखो, अगर एरियल डिस्टेंस सेम है, अगर एरियल डिस्टेंस इक्वल है, तो ये तो पक्का है कि कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। लेकिन एरियल डिस्टेंस सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड्स। नो, इफ एरियल डिस्टेंसेस आर इक्वल, it is very sure that the compounds are not geometrical isomers, but it's not confirmed that if areal distances are same, they will be identical compounds. No, if areal distances are same, they may be identical compound or may not be. ये पक्का है कि वो geometrical isomers नहीं है। हमने दोनों केस में ये पक्का बोल दिया कि geometrical isomers नहीं है, लेकिन areal distance same हो जाने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि compound identical होंगे। वो compound identical भी हो सकते हैं, या हो सकता है उन कंपाउंड्स में किसी अदर आइसोमेरिज्म का रिलेशन आपको मिले। ज्योमेट्रिकल का नहीं है, ये तो पक्का है। एरियल डिस्टेंस अगर इक्वल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो होमोमर्स होंगे, वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे। दे मे बी आइडेंटिकल कंपाउंड्स और मे नॉट बी। क्वेश्चन है फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस स्टेज पर, अभी जिस स्टेज पर हम हैं कंसेप्ट्स की, वहां पर मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि अगर दो अरेंजमेंट्स में आपने एरियल डिस्टेंस को कंपेयर किया और एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अगर एरियल डिस्टेंस इक्वल है, अगर एरियल डिस्टेंस इक्वल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये पक्का है। लेकिन वो कंपाउंड्स आइडेंटिकल होंगे ऐसा श्योर नहीं है। वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या उनमें किसी अदर आइसोमेरिज्म का रिलेशन भी हो सकता है। बस इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब वो आइडेंटिकल हैं या नहीं है, या किसी अदर आइसोमेरिज्म का रिलेशन है, कैसे पता चलेगा? तो ये हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस कांसेप्ट को कवर करेंगे, राइट? तो इस स्टेज पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। देखो, मैं लिख भी देता हूं, चलिए ध्यान देना, मैं लिख भी देता हूं। जैसा 1 and 4 में आप ध्यान देना, 1 and 4 में हमने कहा एरियल डिस्टेंस इक्वल है, तो कंफर्म है दीज आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब अगर आप मुझसे ये पूछना चाहें कि सर फिर बताओ ये आइडेंटिकल है क्या या आइडेंटिकल नहीं है, तो ध्यान देना, 1 and 4 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। आप कह सकते हैं 1 and 4 आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, 1 and 4 आर होमोमर्स। लेकिन एरियल डिस्टेंस इक्वल होने पर मैंने कहा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है और मैंने कहा आइडेंटिकल है। इसका मतलब आप ये मिसकंसेप्ट नहीं बना लेंगे कि अच्छा इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एरियल डिस्टेंस इक्वल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड्स। देखो, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सही है, लेकिन दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड्स ऐसा सही नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। कैसे? देखो जरा 2 and 3 की बात करते हैं। 2 and 3 में हमने कहा एरियल डिस्टेंसेस आर सेम, मतलब पक्का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। लेकिन एरियल डिस्टेंस सेम होते हुए भी मैं कहना चाह रहा हूं कि दीज आर नॉट आइडेंटिकल कंपाउंड्स। यहां पर मैं लिखना चाह रहा हूं इन कंपाउंड्स के लिए नॉट आइडेंटिकल, ये कंपाउंड्स आइडेंटिकल नहीं है। तो बस यही मैं आपको कंसेप्ट इस टाइम पर ये क्लियर करना चाह रहा हूं इस स्टेज पर कि एरियल डिस्टेंस सेम होने का मतलब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये तो श्योर है, लेकिन वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं या नॉट आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अब अगर आप ये कहना चाहें कि सर फिर हमें कैसा पता चलेगा कि आइडेंटिकल है, नॉट आइडेंटिकल है, और अगर नॉट आइडेंटिकल है तो उनमें क्या रिलेशन है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एरियल डिस्टेंसेस डिफरेंट होना जरूरी है। अगर एरियल डिस्टेंस सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑलवेज होमोमर्स होंगे, वो ऑलवेज आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे। वो आइडेंटिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बस इतना कंसेप्ट आपका भी क्लियर होना सफिशिएंट है। बाकी क्या होंगे, कैसे पता चलेगा आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे, ये सब आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। क्या समझ में आया? चलो बताओ, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो सेकंड कंपाउंड में जीआई तो है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो देयर आर 2 सैचुरेटेड एटम्स। कौन से 2 एटम्स? क्या वो डायरेक्टली बॉन्डेड होना जरूरी है? नो, एनी 2 एटम्स, एनी 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग, मिनिमम एनी 2 सैचुरेटेड एटम्स ऑफ द रिंग शुड हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो यहां भी यूनिट डिफरेंट है, यहां भी यूनिट डिफरेंट है, और ऐसे ही 2 सैचुरेटेड एटम्स को मिलाकर आप एक सिस्टम बना लो और उस सिस्टम के अबाउट हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। आया समझ में? अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे, क्या बता सकते हैं?
इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होंगे? क्या मैं कह सकता हूं सैचुरेटेड एटम की यूनिट्स होंगी वो वेज एंड डैश पर होंगी। तो एक केस तो आप वो ले लो जिसमें C1 और C4 दोनों कार्बन के क्लोरीन वेज पर हो। एक तो वो केस ले लो जिसमें C1 C4 दोनों कार्बन के क्लोरीन वेज पर हो। ये एरियल डिस्टेंस मान लेते हैं L1 है। तो एक कंपाउंड आप वो ले लें जिसमें एक क्लोरीन वेज और एक डैश पर हो। तो एरियल डिस्टेंस L2, एरियल डिस्टेंस L1, one on wedge, other on dash, एरियल डिस्टेंस L2, they will be called geometrical isomers। तो साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे इसके लिए हिंट आप माइंड में रखो वेज डैश। वेज डैश वाले केसेस होंगे, एक तो वो केस ले लो जिसमें दोनों यूनिट वेज पर हो और एक वो केस ले लो जिसमें एक यूनिट वेज पर एक डैश पर हो। तो आपको एरियल डिस्टेंस डिफरेंट मिल जाएगी और उसी के बेसिस पर हम उन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर लेंगे। क्लियर बात ये? तो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। ये केस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट केस हमें डिस्कस करना है साइक्लोएल्कीन्स वाला केस। क्लियर?